चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप गुड ऑल आर आफ्टरनून गुड। सर। चलिए 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन कीजिए फटाफट से, जल्दी से, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों के कैमरे ऑन नहीं होते तो ऐसा लगता है सर कैमरे से किससे बातें कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, 10% एक कॉन्सेप्ट इसका रह गया है। चलिए आज लेक्चर नंबर 22 की बात करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर जो चल रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें सर हम अब तक देख चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट, हमने देख चुके हैं, बहुत क्वेश्चन किए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम देख चुके हैं। उसके बाद पॉपुलेशन के क्वेश्चन देखे, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन देखे, इफेक्टिव रेट के क्वेश्चन देखे, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इसको मैंने बोल दिया एंड, मतलब किस्ते अगर एंड में देंगे तो कैसे निकलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू स्टार्टिंग में देंगे तो कैसे निकलेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, एंड के क्वेश्चन चल रहे थे आज हमारे। ठीक है, एंड के 2 या 3 क्वेश्चन और करने हैं स्टडी मटेरियल के, उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट भी खत्म। फिर हम आज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू जो स्टार्टिंग में देते हैं। हालांकि आपके स्टडी मटेरियल में पूरे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, परपेचुटी, ये मैं आपको आज ही कराऊंगा। और एक कॉन्सेप्ट और है बस लास्ट, कैपिटल बजटिंग, जिसको आप कह सकते हो मिक्स क्वेश्चन, आप कह सकते हो। ठीक है ना, जो कि उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, सारा ए टू जेड मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो चलिए बताइए, आपकी परमिशन है? आज तो मयंक भी गायब है, कई बच्चे गायब हैं आज। चलिए जी बताएं, परमिशन है आप लोगों की? यस सर। यस सर। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन। ये लीजिए, कंप्यूटर के सामने आपका क्वेश्चन आ चुका है। चलिए मैं भी यहां पर उतारता हूं, अभी नहीं आया सर। ये लीजिए आ गया है, कहता है एस बोरो करता है कितने। सर एस बोरो करता है, क्वेश्चन नंबर 31, एस बोरो करता है 5 लाख टू बाय हाउस। कोई 5 लाख बताएगा मुझे क्या दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है या फिर ए है। सर देखते हैं आगे। कहते हैं इफ ही पेस इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स 10% के रेट से, तो कह रहा है व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब सर किस्ते पूछिए, ए पूछ लिया। तो सर ये मुझे दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू, हालांकि बच्चे पहले ही करके बैठे होंगे, बट फिर भी बेटा मैं तो करूंगा। चलिए सर सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लिखिए। ठीक है जी, मैं लिखता हूं। और आई मेरा है कितना, 10%। चलिए जी, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A1 + I इसकी पावर n-1 और I1 + I इसकी पावर n। चलिए मुझे भी दिखाएं कंप्यूटर जी एक बार। चलिए जी, हालांकि कोई भी बच्चा कैमरा बंद नहीं करेगा, आज एक ही बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है। 1 मिनट, ये लो जी। अच्छा मैंने चैट भी ऑन कर लिया, हालांकि बच्चों ने आंसर भी दे दिए, वेरी वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं तो बेटा सॉल्व करूंगा, क्योंकि बाद में अगर आप ही लोग बैकअप में देखोगे तो कैसे बात बनेगी। 10/100 तो 0.1 इसकी पावर 20-1, 0.11 + 0.1 इसकी पावर 20। चलिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सर 19 पर रुक जाइए, 19 पर आएगा आपका 72 74 9-1 0.16172749। ठीक है जी, और इजिकल टू में 5 लाख। चलिए जी सॉल्व कीजिए सर इसको। -1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 6.72749। तो सर ये इस तरीके से आ रहा है, ए इज इक्वल टू 8.135 के बाद क्या है 7। चलिए जी डिवाइड कीजिए, 5 लाख डिवाइडेड बाय 8.51357, ये 58,729 पॉइंट कुछ आ रहा है। ए इज इक्वल टू, सर दिख नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, ये लो अब देख लो 58,000। हालांकि बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया, 2900.76। देखिए जी आंसर कहाँ जी, ठीक है ठीक है, लगभग यही आ रहा है। यहाँ तक तो सर आपने कर ही लिया होगा। सर यहाँ तक तो आपने हमें बोर कर दिया, ये तो हम पहले ही करके बैठे थे।
चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे कराता हूँ। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। 32 कहता है 5,000 रुपये पेड करता है हर साल। ठीक है सर। कहता है 10 साल के लिए, और कहता है व्हाट आर द अमाउंट ऑफ लोन। कहता है लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछा है, आर कितना है 40%। ए आपको दे दिया सर 5,000, एन दे दिया 10 साल, और आर दे दिया 40%। चलिए जी कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं एक बार। चलिए जी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं प्रेजेंट वैल्यू का। 5,000 ब्रैकेट में, बच्चे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, हालांकि बच्चों ने आंसर पहले दे दिया है। चलिए बाबू, गुड आफ्टरनून सर मयंक पंडित जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। कहाँ थे बेटा आप? सर आप ही ने तो बोला था 1:40 पे क्लास होगी, हम तो उस धोखे में रह गए। बेटा जल्दी रेडी हो गया तो मैं जल्दी आ गया। 10 साल -1। मैं अगर क्वेश्चन में गड़बड़ करूं तो मुझे भी रोक दीजिएगा, कई बार कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है जी सर। चलिए जी, चलो सर एक बार इसको ये भी कर लें। सर सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसको बाद में 8 डिवाइड करने के बाद 8 अलग लिखा हूँ। ठीक है जी। जी सर चलिए जी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5,000 ब्रैकेट में 3.0721, उसके बाद 0.14 और 3.77। ठीक है जी। जी सर। चलिए जी -1 गुना 5,000 और डिवाइडेड बाय 0.14, फिर डिवाइडेड बाय 3.70721। ये बेटा 26,000 देखो कितना आ रहा है, 26,080 पॉइंट कुछ आ रहा है, 65 पैसे। यस ठीक है सर। जी। हालांकि यहाँ पर अच्छा बच्चों ने पहले ही दे दिए सर, आपने देखा नहीं। विशाखा गुड, भावेश गुड, प्रखर गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए जी मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33। सर आज तो आपने बोर ही कर दिया हमें। क्या करूं बच्चों, अब आप ये क्वेश्चन कर करके बोर हो गए। बस एक दिन और, एक दिन और का मतलब इस चैप्टर के लिए बस एक दिन और। कहता है वाई बॉट टीवी, जिसकी कॉस्ट कितनी है 13,000 रुपए, बाय मेकिंग डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट सर की है, टीवी की कॉस्ट है 13,000, डाउन पेमेंट की है उसने 3,000। तो सर हमारी प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन कितना हो गया सर 10,000। ठीक है। कह रहा है एग्रीकिंग कितनी 4, एन दे दिया 4, और कितनी इंस्टॉलमेंट, और रेट है आपका 14%। कहता है बता दो कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। चलिए कंप्यूटर जी दिखाएं मुझे भी। चलिए जी। हालांकि बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिए हैं, सब करके बैठे हैं, कोई बात नहीं मैं भी करूंगा। अर्जेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए मुझे निकालना है 1 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 और एन कितना है 4 -1, 1.4 1. चलिए जी कीजिए सॉल्व। +1 1 2 3 ए 6 8। सर दिख नहीं रहा, आप देखते तो हो नहीं कैमरे की तरफ। 8 8 9। लो बच्चों लो, 9 हो गया। 1 2 8 9, 6 -1, 0.1496। हालांकि बच्चों ने मुझे पहले ही आंसर दे दिए हैं, -1 डिवाइडेड बाय 0.4, फिर डिवाइडेड बाय 1.68896। तो ये आया बेटा जी आपका 2.9371 ए को आपने यहीं छोड़ दिया। सर हमें तो बासी आ रही हैं, इतने घटिया घटिया क्वेश्चन करा रहे हो आप। 7 1। ठीक है जी।
चलिए 10,000 डिवाइडेड बाय 2.911137। सर ये आया 3434। 3434 मेरा क्यों आ रहा है भाई, बाकियों का गड़बड़ कैसे आ रहा है? 3432 आ रहा है मेरा, 34। अच्छा मेरा भी 3432 ही आ रहा है। एक मिनट दोबारा से करके देख लें क्या। 2.137। अच्छा सर ये आपने एक एक्स्ट्रा लगा दिया है, ठीक है ये इसको हटा लेना। सर दिखाई नहीं दे रहा, एक एक्स्ट्रा लगा दिया। चलिए जी मेरा भी यही आ रहा है 3432 पॉइंट कुछ। ठीक है जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो वो मुझे बता नो सकता है। सर। सर दिक्कत परेशानी कैसी है तो हम पहले ही करके बैठे थे। चलो गुड, अच्छी बात है। चलिए कंप्यूटर जी, अब मैं बात करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट कौन सा, 9 की। सर 9 कौन से वाला है? सर 9 कौन से वाला है? आज सेटिंग क्यों नहीं बैठ बन पा रही? आज मेरी बात ड्रॉर से नीचे से कॉपी लगी दियो, मंदिर के नीचे से। चलिए जी कॉन्सेप्ट नंबर 9 जिसको आप कहते हो कैलकुलेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब तक आपने बेटा एंड के किए थे, अब करा रहा हूं स्टार्टिंग के। कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है और एक ही क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला भी सभी बच्चे लिखेंगे। चलिए जी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए 1 + i, और यहाँ पर n-1 हो जाएगा, और ये -1 तो वैसे ही है, ठीक है। और ये भी 1, ये बेटा ए आई है, आई नीचे भी 1 - दिस, ठीक है। और लास्ट में आपने ए और ऐड कर देना बस। मुझे ज्यादा इसमें बताना नहीं है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बाबू दूसरी है। फॉर्मूले में कोई नो सर। बेटा ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सर इस बार आप कैसे सॉल्व कराओगे? देखो सबसे पहले क्या होगा, 1 2, फिर ये वाला 3, फिर ये 4, फिर ये 5 6, फिर यहाँ पर इसको कर लो 7 8 9 10 11, सारा भाग करके 12, ठीक है जी। अपने हिसाब से आप कर सकते हो, बट मैं तो वो उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ जिसके पास मैथ्स नहीं थी। वो हमेशा रोता रहता है मैथ्स को लेकर कि सर मेरे पास तो मैथ्स थी नहीं, मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए नंबरिंग कर दी मैंने। चलिए जी कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं इससे रिलेटेड। बच्चों इससे रिलेटेड एक ही आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है सपोज योर मॉम मतलब आपकी मम्मी डिसाइड करती है आपको 10,000 रुपए एवरी ईयर मतलब गिफ्ट दे। भगवान ऐसी मम्मी सबको दे जो हर साल आपके बर्थडे पर 10,000 रुपए का गिफ्ट पहले से तैयार रखती हैं, ठीक है। फिर कहता है एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कहता है आज से, स्टार्टिंग को पॉइंट वर्ड कर लो। स्टार्टिंग मतलब आज से। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे आपने एंड वाले किए थे, किससे कब दे रहे हो, एंड में। बट इस बार मम्मी चाहती है कि हर साल आपको गिफ्ट दे 10,000 रुपए का, ठीक है। फिर कहता उससे क्या होगा, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर यू डिपॉजिट दिस अमाउंट। कह रहा है अगर आज हम इसको डिपॉजिट करें तो कितने अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा 10% रेट के हिसाब से। तो सर सिंपल बोलो ना, प्रेजेंट वैल्यू पूछी है। चलिए जी प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, और मैं पहले लिख देता हूँ। ए मुझे दे दिया 10,000 रुपए 5 साल की किस्तों के लिए, एन दे दिया 5 साल, और दे दिया 8-10%। कुछ नहीं करना बेटा जी, फॉर्मूला लगाना है। हाँ जी बोलिए। लगता है मुझे बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया है। राधा वेरी गुड, पहले ही करके बैठे हो बेटा। चलिए जी कोई बात नहीं, A1 + I n-1 - 1, ठीक है। ध्यान से फॉर्मूला, ध्यान से, क्योंकि ये लास्ट पड़ाव चल रहा है चैप्टर का। यहाँ पर आके गड़बड़ा मत जाना कि सर हम तो गड़बड़ा गए, नहीं जी। चलिए जी जो जो फिगर दे रखी है उसको पुट करो। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ए दे रखा है 10,000, 1 + I कितना है जी 10%। 10 को पहले मैं 100 से भाग करूंगा। 1 n है मेरा 5 - 1, और ये आ गया जी
दिस 0.1 अभी मैं दिखा रहा फिर तो मैं देख लेता 10,000। ठीक है जी। कहाँ गए सब बच्चों ने, नालायकों ने कैमरा बंद कर लिया। मतलब इतना पका रहा हूं मैं आपको आज। बस बेटा मैं भी फिर क्लास बंद करके चला जाऊंगा अपने घर। सर आप तो ऑलरेडी अपने घर पे हो। सर सरबजीत को माइक ऑफ करने के लिए बोलिए। बेटा सरबजीत, पता नहीं किसने बच्चे ने मैसेज किया है, प्लीज बेटा माइक बंद कर लो अपना। ठीक है, घर की रामायण मत सुनाओ बाकी बच्चों को। चलिए जी सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले तो इसमें 4 आ गया। चलो मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 1, 1 गुना, देखो इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 माइनस 1। ये लो, मैं इनको तो हंसी आ गई। एक, ओहो, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 गुना 1 2 3 4, 4 पे रुक गए, मैं भी रुक गया। 10,000 1.615 0.1 1 प्लस 5 1610.5। ठीक है जी सर। और 10,000 बाद में, हम क्या करेंगे, ऐड करें। चलिए जी माइनस किया, 1 गुना लगाई 10,000 डिवाइडेड बाय 0, ओहो 0.1 इक्वल डिवाइडेड बाय 1.6105 इक्वल। तो ये बेटा आया आपका 37908 प्लस में 10,000। हालांकि बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया है मुझे, बट इस बार मेरा आंसर गलत कैसे और आपका आंसर अलग कैसे? सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी। चलिए दोबारा कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? सर यहाँ आपने फोर जो जो आपने 1.1 की 4 कर रखी ना गुणा, वो आ रही है 1.4641। अच्छा ये और 1.4 641। 1.46। चलो बेटा कोई बात नहीं, मेरे को फिर से करना पड़ेगा। मेरा सवाल गलत हो गया कैलकुलेशन में। कोई बात नहीं, कभी कभी ये कैलकुलेटर भी घूम जाता है। 10 1 गुना 1 2 3 4। बाबू 4 पे तो यही आ रहा है, 1.64 ही आ रहा है। अच्छा सर 4 क्यों कर रहे हो? मुझे तो यहाँ पर 4 है तो 3 बार ही करना पड़ेगा ना। ओहो, रेट तो 10% है। ए 1 2 3। हाँ ये बच्चे ने, राधा ने सही बताया था। राधा की बात मैंने ध्यान से सुनी नहीं। ठीक है, 0.1464 प्लस में 10,000। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे लिखा नहीं था ये वाला, इस वजह से गड़बड़ हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हमारे होशियार हैं। डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल, फिर डिवाइडेड बाय 1.4641। ठीक है जी, ये आ गया 31,600, 31,698 प्लस में 10,000। ओहो फिर गड़बड़, 31,698 प्लस में 10,000। तो ये आ गया, बच्चों ने भेजा है 41698 अराउंड 0.65। ठीक है जी। चलिए जी मेरा भी आंसर आ गया। यहां तक किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होना चाहिए, और है भी नहीं। ऑलमोस्ट बेटा जी एक बार फिर से मैं आपको चार्ट दिखा दूं। आपका जो 15 नंबर का चैप्टर चल रहा था, ध्यान से देखिए इस चार्ट को, क्योंकि ये चार्ट आपको दिलाने वाला है 15 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां तक कर लिए मैंने। ठीक है, बट बेटा मेरे करने से नहीं होता, रिवीजन मस्ट है। ठीक है, यहां तक आपने कवर कर लिए विद स्टडी मटेरियल। अब मैं बता रहा हूं परपेचुटी। परपेचुटी बताने से पहले मैं आपके साथ ना कुछ शेयर करना चाहूंगा। एक मिनट। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा है 10। पर पैचुटी, सर ऐसे लिखते हैं क्या? मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ बेटा। परपेचुटी का मतलब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे, क्योंकि मुझे अब बात करनी है आप लोगों से। ठीक है, हाँ ये हुई ना बात, मयंक, प्रखर, राधा, भावेश।
अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कितने रुपए मंथली कमाना चाहते हो कि सर इतना आता रहे, जीवन में मोह माया है, बाकी सब छोड़ो। सबसे पहले मेरे सामने यहाँ कैमरा है, कृतिका। कृतिका आप बताओ कितने रुपए महीना चाहते हो आप, कि बस सर आता रहे आराम से, कुछ ऐसा सेटिंग हो जाए कि इतना 1 लाख। ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए जी, बाकी बच्चे। मयंक, अब इस बार मयंक का कैमरा मेरे सामने है, बस मैंने एक ही एक लिखा। मयंक आप बताओ कितने रुपए महीना चाहते हो, कितना रुपए महीना आना चाहिए, मतलब लाइफ में ऐश मारने के लिए और कुछ करना भी ना पड़े, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, जल्दी से बताओ। अरे भाई साहब सही है, हम तुम सेम है सर, कम से कम इतनी तो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। चलिए जी, उसके बाद राधा आप बताओ बेटा, अभी टेंशन मत लेना, सबसे पूछूंगा। सर 80,000। चलिए राधा बहुत सिंपल निकले, 80,000। बाकी तो सब मोह माया है, वो सेटिस्फाइड है 80 से। बाकी प्रखर आप बताएं। सर जितने मिल जाए उतने कम है सर। हाँ, ये तो बात आपने बिल्कुल लाख रुपए की बात कही है कि सर जितने मिल जाएं उतने ठीक है। अगर आप 5 लाख बोल दोगे तो 5 लाख भी मेरे को कम मिलेंगे, बट वैसे मैं कह रहा हूँ एस्टिमेटेड। आप चार्टर्ड सर बनने के बाद सर कितना एक्सपेक्ट करते हो, 1 लाख पर महीने। कितना? 8 लाख, 8 लाख। अरे भाई साहब 8 लाख पर महीना, यानी कि भाई साहब तुमने तो, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ड्रीम देखने चाहिए प्रखर। उसके बाद विशाखा, सर पहले लिख दो भावेश, जेम्स, सरबजीत, जन्नत। बेटा ये मत सोचना कि सर टाइम पास करें, इसी में मेरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इस चीज को, ठीक है? कहीं बोलो सर टाइम पास करो। सतीश और आकाश, बेटा नया कॉन्सेप्ट है परपेचुटी, आपके स्टडी मटेरियल में 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है। भावेश वेरी वेरी गुड। विशाखा ने तो सर बता ही दिया, कहाँ है विशाखा, ये लो जी। और भावेश वेरी गुड, 1.5 लाख। अभी बाकी बच्चे रह गए, एस मतलब सरबजीत, आकाश। आकाश कहाँ गया जी, ये रहा है। और बाकी बच्चे भी बताएं, आकाश हो गए, भावेश हो गए भी। ये कौन है, सरबजीत। सरबजीत, जन्नत और सतीश। बताओ भैया, पार्टिसिपेट करो। जन्नत वेरी वेरी गुड। और बताओ जी, जन्नत हो गया, सर सरबजीत। 3 लाख। 3 लाख किसने बोला, सतीश जी हैं। यस चलो सर। जी, देखो जी आपकी इतनी लाइफ की एक्सपेक्टेशन है, मैं ओवरऑल 2 लाख रुपए ज्यादा आ रहा है, 1, 2, 3, 4, ज्यादातर 2 लाख आ रहा है, ठीक है ना? मतलब 2 लाख मिल जाए, जीवन सुखी हो जाएगा, बाकी सब मुंह में आया है। अब देखो मैं जो हूं ना, मैं भी इसी तरीके से प्लानिंग करता हूँ यार, इतना क्यों दिमाग मारना, 2 लाख रुपए महीने आ जाए, आराम से दाल रोटी चलती रहेगी, क्या दिक्कत है, लाइफ की में एंजॉय करते रहेंगे। बट हम लोग ना बड़े चूजी किस्म के हैं, अब हम लोग ना पैसा लगाने से तो डरते हैं कि यार कहाँ लगाएं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ना 2 चीजें चलती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ही वहीं तक काम करता है। एक तो ये कि सर प्रॉपर्टी खरीद लो और उसको रेंट पे चढ़ा दो और फिर देख लो कितना आता है, या फिर दूसरा रिस्क फ्री फैक्टर। रिस्क फ्री फैक्टर का मतलब है कि बैंक में एफडी करा दो, मतलब पैसा भी सेफ रहे और एफडी भी करा दो। अगर मान लो ये 2 लाख कमाना चाहते हो तो 12 महीने के कितने हो गए सर, 24 लाख। और बैंक मुझे देती है 6% इंटरेस्ट, मतलब एफडी में कह रहा हूं मोटा मोटी। तो मुझे कितने पैसे जोड़ने पड़ेंगे कि मुझे 12 लाख रुपए सालाना आते रहे, डिवाइडेड बाय 6%। तो सर ये कितना आ गया, 1, 2, 3, सर ये आ गया 4 लाख। 4 करोड़ है बेटा। 4 लाख कहाँ से आ जाएगा? ये लो, अगर जिंदगी में ऐश मारनी है ना तो 4 करोड़ इकट्ठा करो और उसको ऐसी जगह सेव कर दो कि बस बेटा जिंदगी भर तुम्हारी ये 2 लाख रुपए महीने इनकम आती रहेगी। बिल गेट्स जो है, उन्होंने उन्होंने क्या किया है, अपनी ही इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा किसी चैरिटी में दान दे दिया है, और वो चैरिटी उसी पैसे से चलती रहती है, मतलब वो पैसा एक तरफ ब्लॉक हो गया और उसके इंटरेस्ट से सर्कुलेट होती है। आप में से कौन कौन वैष्णो देवी गया है? सर आप तो बड़े धार्मिक किस्म के निकले। वैष्णो देवी कोई गया है जम्मू? ये कृतिका, बाकी कोई बच्चा नहीं गया? चलिए जो नहीं गए वो जाएं
ओके राधा यस, आकाश यस। देखो वहां पर ना गुलशन कुमार जी की टी सीरीज कंपनी थी, जो हालांकि गुलशन कुमार जी अब नहीं रहे। तो उनके यहाँ पर जब आप जाते हो ना, चढ़ाई करते हो, बाय पैदल आप जाओगे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में, हेलीकॉप्टर से नहीं कह रहा, तो रास्ते में आपको ना एक भंडारा मिलेगा। और भंडारा जो चलता रहता है वो मतलब चलता रहता है, चलता रहता है वो, मतलब कभी रुकता नहीं। और मैं कहता हूँ यार इतना पैसा इन लोगों पे पास आता कहाँ से है। फिर बाद में मुझे पता चला कि गुलशन कुमार जी ने कुछ मोटा अमाउंट अपना फिक्स कर दिया है, मतलब अमाउंट तो फिक्स कर दिया उसकी इनकम से, मतलब लाइफ भर वो पैसा आता रहे, कभी रुकेगा ही नहीं जी। समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अब केजरीवाल जी हैं, शायद मैं आपको दिल्ली का बता देता हूँ। दिल्ली में उन्होंने ट्रांसपोर्ट फ्री कर रखा है, ट्रांसपोर्ट फ्री कर रखा है, मतलब लेडीजों के लिए फ्री है। और मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर बिजली भी फ्री है। सर आप केजरीवाल जी का प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको उसके पीछे का राज बता रहा हूं कि केजरीवाल जी ने कितना फंड इतना रिजर्व कर दिया डीटीसी के लिए, कि सर डीटीसी के लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया कि भैया उसी की इनकम से डीटीसी का किराया खर्चा सब चलता रहेगा, कुछ सिरदर्दी नहीं लेनी। अगर आप चाहते हो कि भैया 2 लाख रुपए महीना आते रहे, तो आप एक काम करो, 4 करोड़ ही है ना ये? 1 2 3 4 5 6, नहीं सर 40 लाख है, 40 लाख है बेटा ये। कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी? करोड़ों बताया 24 लाख, हाँ 4 करोड़ है बेटा ये। यस सर, चार, एक और जीरो रहेगा। हाँ 7 लगे, 4 करोड़ रुपए आप अब कहीं तो डाका मारो या घर की प्रॉपर्टी बेचो, जो मर्जी करो, अगर लाइफ में ऐश मारनी है तो भैया तभी आपको मिल पाएगा। अब बाकी जो 1 लाख वाले हैं, 80,000 वाले हैं, 3 लाख वाले हैं, वो भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि भैया लाइफ टाइम तक मुझे इतना मिलता रहे, इतना मिलता रहे, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। अब सर पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा तो इसका मतलब मैं कहता हूं जितना भी मेरे को चाहिए, जितना अमाउंट मुझे मंथली चाहिए, अब देखो मंथली चाहिए होगा तो आप इस रेट को, अब आप इस जी जो जैसे कि आप जो कह रहे हो ये 2 लाख रुपए महीना चाहिए, इसको पहले मैंने सालाना किया और डिवाइड कर दिया। सर हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, मत करो। मैं कहता हूं इसको रेट को डिवाइड कर दो 12 से, तो आप ऊपर 2 लाख लिख लो, तब भी बेटा 4 करोड़ ही आएगा। मान लो यहां दिखाता हूँ नई जगह, कहता है आपने लिखाया 2 लाख महीना चाहिए, 6% आपने कहां से लिया? सर मैं तो नॉर्मल बैंक का जो एफडी का रेट है, फिक्स डिपॉजिट, वो आजकल देता है, जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री होता है, उसमें रिस्क भी नहीं है जी, जब मर्जी आप पैसा भी निकाल सकते हो। चलिए, उसके बाद अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा मंथली आएगा, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया मेरा 0.5%। ठीक है, ये परसेंटेज भी है इसके साथ में। तो 2 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाई 2.5%, तब भी बेटा 4 करोड़ ही आ रहा है। तो या तो अमाउंट को गुना कर दो, अगर मंथली दे रखा है तो 12 से कर दो, क्वार्टरली दे रखा है तो 4 से डिवाइड कर दो, हाफ ईयरली दे रखा है तो इससे कर दो। बताओ यहां तक कोई बात समझ आती है? बोलो। सर जितना अमाउंट चलता है उसको रेट से डिवाइड कर दो, बस बात खत्म। बोलो। इसी का नाम है बेटा परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब हमेशा, हो सर दिख नहीं रहा, हमेशा मिलता रहेगा। मैं लिख देता हूं यहां, हमेशा मिलता रहेगा। अब भाई किसी को 2 लाख की जरूरत है, किसी को 4 लाख की जरूरत है, आप जरूरी नहीं ज्यादा बड़ा सोचो। आप सोचो, एक कहता है कि सर मेरा तो दाल रोटी चल जाए, बाकी सब मोह माया है, मुझे ज्यादा लालच नहीं चाहिए, मुझे तो बस 20,000 रुपये महीना चाहिए। 20,000 रुपये महीना चाहिए तो आपको बैंक में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ 20,000 रखता हूँ मंथली, 20,000 रखा, 6% को मैंने 12 से गुना किया क्योंकि मुझे मंथली चाहिए, तो मेरा 0.5% आ गया। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 0.5%, तो बेटा ज्यादा नहीं है आपको। अगर आपको 20,000 महीना चाहिए तो आपको ज्यादा नहीं 40 लाख रुपए चाहिए होंगे। आप 40 लाख बैंक में डिपॉजिट करके छोड़ दो, आपको हर महीने इनकम आती रहेगी, बाकी सब मुंह माया है। ये तो मैंने रिस्क फ्री बता दिया। अगर आप 40 लाख रुपए के 2 फ्लोर या पूरी बिल्डिंग भी खरीद लोगे तो भैया एक बिल्डिंग का रेंट कितना है? सर 40,000। एक बिल्डिंग का रेंट है हमारे यहाँ 10,000, तो 4 बिल्डिंग का कितना हो गया? 40,000। तो आप इस तरीके से भी, और यहाँ पर तो जैसे ही 10,000 से ऊपर जाएगा ना तो टीडीएस के भी पंगे होने लग जाएंगे। ये आप जब इंटर में आ जाओगे तो टैक्सेशन में पढ़ोगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतनी नॉलेज होती है, अगर वो अपनी पर आ जाए तो बेटा दुनिया हिला के रख दे। बट क्या करें,
कुछ सिलेक्टेड ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, कुछ अपना कंसल्टेंसी खोलते हैं, और कुछ जो मेरे जैसे होते हैं वो कोचिंग में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो बात समझ आई क्या आपको? मैंने आपको क्या कहा, परपेचुटी का मतलब, परपेचुटी का मतलब ऐसा अमाउंट, सर दिख नहीं रहा, ऐसा अमाउंट जो आप फिक्स कर दो, लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा। ठीक है सर। सर ये आपने जनरल बातें करी थी क्या? नहीं नहीं नहीं। अब देखो अपना क्वेश्चन एक बार उठा के देखते हैं कंप्यूटर जी, बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन। पहले कराऊंगा मैं अपने मटेरियल का। ये लो जी, ये लो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। और एक बात बताऊं, ये भी एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपके स्टडी मटेरियल में शायद एक दो मिल भी जाए, बट ये तो एक ही मिलेगा। कहाँ है आपका स्टडी मटेरियल? तो ये रहा। चलिए कोई बात नहीं। पहले बच्चों में यहाँ पर अपने स्टडी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 रीड करता हूँ। कहता है, पर्सन डिजायर टू क्रिएट फंड। कहता है एक पर्सन है, वो चाहता है फंड क्रिएट करना 10% के हिसाब से, लेकिन पर एनम टू प्रोवाइड फॉर प्राइज, मतलब प्राइस देता रहे। कहता है क्या मैं फंड इन्वेस्ट करूं कि मैं प्राइस देता रहूं? बच्चों ने तो शायद आंसर भी दे दिए हैं। लो जी लो, बिना करे आंसर दे दिया बच्चों ने। आंसर नंबर डी। कहता है हर साल 300 रुपए का प्राइस देते। देखो कितना छोटा आदमी है, हर साल इसको 300 रुपए चाहिए। सर इसका फॉर्मूला क्या हुआ फिर? फॉर्मूला बेटा बहुत ही सिंपल है, ए डिवाइडेड बाय आई। ए डिवाइडेड बाय आई। ए कितना है? अब यहां पर ऑलरेडी सालाना चाहिए 300 रुपए। सर डिवाइड कर दो रेट से। रेट कितना है? 10%। 300 डिवाइडेड बाय 0.1। 300 डिवाइडेड बाय 10%। लो बेटा आ गया। हालांकि कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई डाउट? लो जी, मयंक कृतिका सबके आ गए सर। इसमें तो कुछ दम ही नहीं था, क्योंकि ये तो आप जनरल कैलकुलेशन मैंने इसीलिए आपको करवाई थी। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को जरा स्टडी मटेरियल भी के भी दर्शन करा दीजिए लगे हाथ। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, कौन सा? उससे पहले क्वेश्चन है 35। 35 शायद आपने किया नहीं होगा और मैंने कराया भी नहीं होगा। इस पर लगा लें आप। ये आपका जो क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, इस पर आप 6 लगा दीजिए। फिलहाल मैं आज की क्लास में ये कराऊंगा, बट पहले वो करा दूं जिसका हमें इंतजार था। सर हमें इंतजार किसका था? हमें इंतजार था क्वेश्चन नंबर 41। लो जी लो, मैं चला, ये रहा आपका परपेचुटी का कॉन्सेप्ट। अब ये लीजिंग वाला भी है, इसको मत देखना, डायरेक्ट 41 पे देखो। मैं चला 41। 41 कहाँ गया जी, कहाँ गया? ये आ गया परपेचुटी, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 41। ये रहा जी, ये रहा 41। कहता है रमेश वांट टू रिटायर। रमेश चाहता है रिटायर होना और रिसीव करेगा 3,000 रुपए पर मंथ। वो चाहता है कि मुझे 3,000 रुपए पर मंथ मिलता रहे। ही वांट टू पास दिस मंथली पेमेंट। अब की बार देखना मंथली है, तो वो कहता है अपनी डेथ के बाद अपनी जनरेशन को कितना इन्वेस्ट करे कि उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद भी उसको 3,000 रुपए मिलता रहे। तो कहता है ही कैन अर्न इंटरेस्ट। कहता है 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। फिर कहता है बता दो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाइए। लो जी मैं आ गया, आपके सामने आ गया क्वेश्चन। समझ आया? क्वेश्चन कहता है मिस्टर रमेश, आपकी स्टडी मटेरियल का है। मिस्टर रमेश जो है वो चाहता है रिटायरमेंट के बाद मुझे 3,000 रुपए पर मंथ मिलता रहे। अब या तो 3,000 रुपए की एक किस्त को, एक किस्त मान लो 60,000 रुपए सालाना मिलता रहे, तो आप परसेंटेज से डिवाइड कर दो। नहीं भी चाहते तो कोई बात नहीं, ये हाँ आपको ए दे रखा है मंथली 3,000 रुपए। और आपको पता है रेट को जब मंथली है तो रेट कितना है हमारा? 8%। उसको तो सर हम डिवाइड करते हैं, ये तो अब बहुत पुरानी बात हो गई क्योंकि ये मंथली इनकम है। ठीक है, करके देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया आपका 0.666%। तो सर आपने फॉर्मूला बताया ए अपॉन में आई। ओहो, ए अपॉन में आई। सर कीजिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको? इन्वेस्ट अमाउंट, चलिए जी 3,000। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है पहले ही।
सर कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं था बेटा, दम तो नहीं था, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। ओहो, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 3,000 डिवाइडेड बाय 0.6666 तो ये आ गया जी 45,000, 45,000 4 पॉइंट कुछ पैसे आ रहा है। भैया मेरा गलत कैसे, राधा का और मेरा मैच कर रहा, बाकी बच्चों का मैच क्यों नहीं कर रहा भाई? गलत निकाल दिया क्या मैंने? नहीं सर, सर गलत मेरा नहीं भी कर निकाल। रहा है मैं। 1 मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। 3,000 डिवाइडेड बाय 0.6666% मेरा भी यही बाबू आया है। 45,000 ही आएगा बेटा, बेटा मेरा भी 45 ही आ रहा है। फिर सर नहीं, इनका, मेरा है 0.66 को 45,000। डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 100 से। अरे हाँ हमने 100 से डिवाइड नहीं किया तभी तो। पता, आप प्रतिशत निकाल दो या 100 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, फिर भी कोई बात नहीं, कर देते हैं। 0.0666 ये लो जी, अब निकाल के देखते हैं। अच्छा, तीन आपने हजार तो लिखा है ऊपर 0.666 और आयन। अच्छा बेटा अच्छा, ये ठीक है मैंने ठीक है। 8 को डिवाइड किया 12 से, क्योंकि मंथली है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको 12 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 12 या 36,000 आ जाएगा। फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट हमें फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, जैसा कि हम हमेशा करते थे। भैया मंथली दे रखा तो 12 से भाग कर दिया, ये आ गया, फिर इसको मैंने 100 से भाग कर दिया तो ये आ गया। शायद इसी वजह से हमारा आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सर, गड़बड़ तो नहीं है। 3,000, एक कैलकुलेटर चलाना नहीं आ रहा क्या? 0.066667, हाँ बेटा वही आ रहा है, ये लगभग आ रहा है, मतलब 45, आप 45,000 लिख लो, 4.5 लाख आप लिख लो, यहाँ 4,49,007, ये उसके वजह से आ रहा है कि हम पॉइंट में क्यों नहीं लिख रहे। 44,997 कुछ आ रहा था, अराउंड आ रहा है। आप यही मान के चलो कि भैया यही आ रहा है एस्टिमेटेड, ठीक है। मेन पर्पस तो सर कॉन्सेप्ट समझाना था, वो शायद मेरा तो आपके नहीं आ समझ। रहा है ये। किस किस का नहीं आया सर? जो आपने लिखा है ना, डिवाइड पहले करके जो ही लिखा आया था है। वो ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं पहले दोबारा जो से था मैं वही आंसर था, पहले पहले वाला वाला, आया है मेरा तो। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ फिर से, खिचड़ी नहीं पकानी है। ये हमारा दे रखा है 3,000 सर मैंने और दोनों आर, तरीकों से करके देखा है, दोनों में आंसर सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको मैंने पहले तो 12 से भाग करो जी, 8 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। और मैं लगे आज इसको 100 से भी डिवाइड कर रहा हूँ, ये लो, ये भी मैंने 100 से भी डिवाइड कर दिया, तो मेरा ये आ गया, देखो ये आ रहा है 0.666, 0066। 0.0666, कितनी बार 5 पॉइंट ले लिए, बस फॉर्मूला लगाना है। और अगर अब भी यही आ रहा है तो बेटा फिर स्टडी मटेरियल में कुछ ना कुछ गड़बड़ दे रखी होगी आंसर में। चलिए जी एक बार फिर करके देख लेते हैं। 3,000 डिवाइडेड बाय 0.066667, 44,997, लगभग वही आ रहा है। इनका बाबू कोई बात नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ होगा। 44,999 ये आ रहा है, ठीक है। 4,49,000 ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतना भाई परेशान होने वाली क्या बात है। आप तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, गणित में तो चलता रहता भाई इतना। ठीक है जी, मेन कॉन्सेप्ट समझ आया आपको या नहीं, पहले ये मुझे बताएं। आ गया सर। आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें थोड़ा सा मुझे और भी बताना है। चलिए मयंक यस, आकाश यस, इतना बेटा क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करते। आपने तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी ना, आप क्वेश्चन ही में आंसर गलत है तो अपना सर थोड़ी दर्द करोगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 42, सर नीचे निकल गया, लो जी लो। कहता है अज्यूमिंग रेट कितना है? कहता है अज्यूमिंग रेट 7% रेट। अच्छा ये कॉन्सेप्ट ही दूसरा है, चलिए कोई बात नहीं,
फिर भी देख लेते हैं अगर होगा तो। हाउ मच वुड बी यू पे रिसीव, कह रहा 50 रुपए मिलते रहे 7% के हिसाब से, 50 रुपए मिलते रहे हमेशा 7% के हिसाब से, और कहता जो भी मिलेगा ना उसमें आपकी ग्रोथ होगी कितनी, 5%। लो जी पहले मुझे दिखाओ, लो जी पहले मैं आ गया आपके सामने। देखो मेरी मम्मा डीडीए में थी और वो रिटायर हुई थी, उनकी जो पेंशन है 26,000 कुछ है, और वो रिटायर कब हुई थी पता है, अब ये 2021 चला, 2020 में हुए थे, तो 26,000 थी, बट अब उनकी पेंशन जो धीरे धीरे ना बढ़ रही है, अब उनकी पेंशन लगभग 30,000 हो गई 1 साल के बाद, फिर 1 साल बीतेगा फिर पेंशन बढ़ जाएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशन होगी। जो भी रिटायरमेंट अब यहाँ पर चाहिए 50 रुपए। अब पहले तो एक क्वेश्चन समझते हैं, ये जो 50 रुपए चाहिए, इसमें आप हर महीने आपको 50 रुपए चाहिए, जो कि है 7% के हिसाब से। अब यहाँ पर जो है कह रहा है हर साल ना आपको बढ़ के मिलेंगे कितना, ये जो आपने मिलेगा 5% की ग्रोथ बढ़ के मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रोथ आपको बढ़ के मिलेगी। बोलो इतनी बात समझ आती है क्या? जैसे कि छोड़ो कल की बातें, मेरी मम्मी रिटायर हुई थी 2020 में, और उनकी जो जब पेंशन थी 2020 में 25,000 रुपये मंथली थी। अब हमारा हो गया 2021 आए, अब 21 में ना वो 30,000 रुपये हो गई है। क्यों? पेंशन भी कभी बढ़ती है क्या? पेंशन कभी गवर्नमेंट बढ़ाती नहीं है, बस उसका ग्रोथ रेट होता होगा कुछ जो भी है। हो सकता है 2022 में सालाना कुछ और अमाउंट बढ़ जाए, फिर हो सकता है 2023 में। ये तो मैं आपको रियल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो यानी कि कहने का मतलब है जो भी उनका परसेंटेज होगा, मतलब मेरी मम्मी ने ऑफिस के टाइम जब वो जॉब पर थे डीडीए के अंदर दिल्ली में, तो उन्होंने कुछ पैसा कुछ फंड में, प्रोविडेंट फंड में डालते गए, वो क्या हुआ, एक्यूमुलेट होता गया, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता गया। अब इकट्ठा हो गया, कुछ तो उनको रिटायरमेंट पे मिल गया, और कुछ उनको बोला कि भाई इतना ही परसेंटेज मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ये अब आपको मिलेगा जब आप पूरी तरह से रिटायर हो जाओगे, मतलब मंथ की फॉर्म में मिलेगा। अब वो मिल तो रहा है, अब ये कैलकुलेशन इसको समझ आ रही है। पहले मिला था सालाना 25,000, फिर 2021 आया तो मिलने लगा 30,000, और फिर 2022 में शायद आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सर 50 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 7% जो आपका है रेट, उसमें हमारी सेविंग हो जाएगी कितनी, 5%। तो ये जो 5% दे रखा है ना ग्रोविंग रेट, इसको आप बोलोगे सेविंग, क्योंकि ग्रोविंग रेट का मतलब हर साल बढ़ता जाएगा। जैसे ये है ना 25,000, 30,000, फिर आगे 35 होगा, फिर 40 होगा, इसको कहते हैं ग्रोइंग रेट। तो हमारा नेट कितना बना, क्योंकि इतना परसेंटेज तो यहां से मिल जाएगा, नेट हमारा बना 50 डिवाइडेड बाय 2%। अब ये मंथली है क्या? सर मंथली नहीं है, तो इसका मतलब क्या मानोगे, पर एनम, पर एनम भी दे रखा है। बताओ, तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो 2%, तो कितना आएगा 2500। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछो। ये जो है 5%, ये ग्रोइंग रेट है जो मैंने ये एग्जांपल दिया है। जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने, जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना परपेचुटी का, 2 लाख रुपए महीने चाहिए ही चाहिए भैया। ज्यादा जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको ज्यादा भी मिल सकता है। बताइए जी, यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत तो मेरे को बताइए। एक बार फिर समझा दीजिए विशाखा। ओके, दोबारा समझो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने ना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, तब आपको 50-50 रुपए मिलेगा। पहले तो ये बात कंफर्म कर लो। और जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा ना, उस पर ग्रोविंग रेट है 5%, या हो सकता है आपको 50 नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मतलब 5% का ग्रोविंग रेट है, मतलब सेविंग ग्रो, या आप कहते हो ग्रोथ रेट। ठीक है जी। तो 50 रुपए मिलने के लिए 5% तो आपका ग्रोथ रेट है, मतलब जो भी मिलेगा 7% के हिसाब से उसमें 5% ऐड हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला तो ये होता है कि भैया आप ए ले लो और रेट ले लो माइनस कर दो ग्रोविंग रेट या ग्रोथ रेट। ठीक है जी। अब हमारे केस में सबसे आसान बच्चा तो कहता है सर फॉर्मूला बता दिया ना, और इसमें ज्यादा इतना सिरदर्द लेने की भी जरूरत नहीं है। एक या दो ही क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन है इसमें। एक इतना है 50, रेट कितना था
7%, क्योंकि ये सालाना है इसलिए यहाँ पर ना भाग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ ना मंथली से ना किसी से, और ग्रोविंग रेट है 5%। तो सर ये बन गया आपका फॉर्मूला, और ये आया आपका 2%। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू परसेंटेज, तो ये आ गया 2500 रुपए। यानी 2500 रुपए आप ब्लॉक कर दो अपने, तो आपको 50 रुपए मिलते रहेंगे। अब कोई बच्चा कहे कि जी मुझे चॉकलेट खानी है, वो भी हर साल 50 रुपए की, तो बेटा बच्चे के लिए 2500 रुपए आप ना मतलब बैंक में रखकर छोड़ ही दो, छोड़ ही दो विशाखा। यस, बाकी बच्चों को कोई डाउट डाउट हो तो बेटा पूछो बाकी बच्चों। ओके सरबजीत यस, राधा यस, मयंक यस, कृतिका यस, विशाखा यस, ओके एवरीबॉडी ओके। अब बच्चों एक क्वेश्चन और रह गया था, ये जो आपने फॉर्मूला बताया वो अभी बताया आपने? ये वाला भी बताया। ये है हमारा अमाउंट ऑफ या इन्वेस्ट अमाउंट, कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि मुझे 50 रुपए सालाना मिलते रहे। चिंदी चोर कहीं का, 50 रुपए भी मांगा भी तो क्या मांगा, बस 50 रुपए। चिंदी चोर लग रहा है बेटा मुझे तो ये। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है? मैं तो पहले ही कह रहा हूं बेटा फॉर्मूले का खेल है सारा, फॉर्मूले का खेल है। आप कोई भी टीचर, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है, सारे ही टीचर मेरा मानना है। सर एक बार, अरे बेटा बिल्कुल बिल्कुल सारे फॉर्मूले एक बार लिखवाऊंगा, बट कल लिखवाऊंगा क्योंकि कल लास्ट क्लास है। एक कॉन्सेप्ट और बचा है कैपिटल बजटिंग वाला, उसके बाद ये जितने भी आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं ना स्टडी मटेरियल के, वो सारे हो जाएंगे। वो करने के बाद सारे फॉर्मूले एक बार लाइन से मैं लिखवा दूंगा, पूरे 10 से 11 फॉर्मूले बनेंगे, और 10 से 12 ही वैरायटियां हैं, और यहां से कम 15 नंबर का आता है, तो आप रिस्क भी नहीं ले सकते। 40 में से 15 बहुत बड़ा वेटेज रखता है अपने आप में, ठीक है। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई चीज रटाई हो या कुछ बढ़िया प्रैक्टिस ना कराई हो, दबा के हमने प्रैक्टिस की है। चले जी, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ, शायद वो हमारे नजरों से छूट गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कौन करके दिखाएगा, और किस बच्चे को फॉर्मूला याद है, मैं तो ये चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा पैटर्न है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे देखना यह है कि कौन सा बच्चा मुझे बताता है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, कहता है कितना अमाउंट रिक्वायर्ड करें, इन्वेस्ट करें हर साल की एक्यूमुलेट हो जाए कितने, 3 लाख एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। इंटरेस्ट कह रहा है कंपाउंडेड 10%। कौन सा बच्चा बताएगा ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, कौन सा बच्चा बताएगा? सब खाया पिया बराबर कर दिया, एक मिनट स्क्रीन पे आता हूं मैं। सब बेटा खाया पिया बराबर कर दिया क्या? कम से कम 10, हमारी कितनी क्लास है आज, 22वां लेक्चर है। सब खाया पिया, अरे वाह वाह कृतिका, वेरी वेरी गुड। विशाखा बेटा ध्यान से, प्रेजेंट वैल्यू, अगर ये गलती आज आपने यहाँ की है तो डेफिनेटली ये गलती होगी एग्जाम में। वेरी वेरी गुड राधा, वेरी गुड सरबजीत, बाबू विशाखा, बेटा यही गलती होती है बच्चों से एग्जाम में, ठीक है। बट आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको यही देखो, यही तो बात है, शायद आपने देखा नहीं या कुछ भी नहीं हुआ। अब प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले प्लस में प्रैक्टिस, तभी तो मैंने लिखवाया था T1 T2। चलो कहता है हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड, कितना हर साल कितना अमाउंट अपना डिपॉजिट करे कि उसको मिले कितना। अच्छा सर आपने लिख भी दिया था फ्यूचर वैल्यू, कहीं यहां से तो नहीं देखा? मयंक पंडित वेरी वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, मैं रखता हूं अपना फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा? चलो मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख रहा, देखता हूँ कौन सा बच्चा बताएगा। सर अब यहाँ कैसे बताएं हम? सर अपॉन में आई। पक्का? और भी कुछ है क्या आई के साथ? नो नो नहीं सर, सर वो चलिए, प्रेजेंट वैल्यू में आएगा आगे का जो है। प्रेजेंट वैल्यू में आएगा सर, हमारे को पता है, बेवकूफ ना बनाओ। चलो ये कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में सर, ये तो निकालना है। 3 लाख रुपए आपको चाहिए, तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, मतलब फ्यूचर में चाहिए। तो आज कितना इन्वेस्ट करें सर? ए कर दो प्लस
आई है 10% डिवाइडेड बाय 100। सर यही तो चैलेंज है, -10। 10 साल है इसलिए मैंने 10 साल लिख दिया, हाँ 10 ही साल है। और 0.1, लो जी लो करो। 0.1 प्लस 1 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ गया आपका 1593। ओहो 3 के बाद क्या है 774, ठीक है। और ए है इसके साथ में 3,15,, पॉइंट सर दिख नहीं रहा, ये लो 93,74 इजिकल टू ए। लो बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, 3,00,000 डिवाइडेड बाय 15.9374, तो ये आ गया 18,823। बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया है 64 पैसे, ठीक है। इनका 62 आ रहा है, हमारा 64 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। नो सर। परपेचुटी का क्वेश्चन बेटा आज के बाद तो तुम कभी नहीं भूलोगे। सरबजीत यस, बाकी बच्चे भी बताएं एक बार। परपेचुटी का क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, इस बात की पूरी गारंटी। अगर भूले तो याद करना, आप लाइफ से क्या चाहते हो। आप लाइफ से चाहते हो 2 लाख रुपए महीना, सर किस रेट से। बैंक तो एफडी पर 6% देता है, तो 6 से ही भाग कर देना, तो जो भी अमाउंट आ जाएगा वो परपेचुटी आ जाएगा। ठीक है जी, परपेचुटी होता हमेशा, अगर आप रहो ना रहो आपके बच्चों को मिलता रहेगा, और वो भी ग्रोथ रेट से। ग्रोथ रेट से मिलता रहेगा, ये नहीं कि 2 लाख रुपए ही डिजिट हो गए, 2 लाख से 2.5 होगा, 3 भी होगा, मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अच्छा एक चीज बताओ, कई बार ना मैं बंगला साहिब कौन कौन गया है, गुरुद्वारे कोई गया है क्या लंगर खाने। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कभी लंगर खाने की बातें करते हो, कभी खाने की बातें करते रहते हो हमेशा। बेटा मैं जाता हूँ गुरुद्वारे और मैं वहां देखता हूँ बहुत सारे लोग लंगर खा रहे होते हैं, और पता नहीं मेरे दिमाग में अजीब सी कैलकुलेशन घूमने लगती है। उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आपका एक पेपर होगा इंटर में, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे फाउंडेशन, तब इंटर में आएंगे, तो वहां पर आपकी फिलॉसफी इस तरह की हो जाएगी, यार ये लंगर का पैसा कहाँ से आ रहा है। गुरुद्वारों ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा हुआ है कि लंगर चलता रहे। कुछ पैसा तो ब्लॉक करता रखा होगा ना बेटा, बहुत चंदा आता है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर कौन गया है, वहां भी लंगर चलता रहता है। हम सोचते हैं सर लंगर की बातें कर रहे हो, हम सोचते हैं कि पता नहीं इतना पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है। बेटा वो पैसा कहाँ से आता है, सबसे पहले तो पब्लिक चंदा देती है, और चंदा देती है उसका एक अमाउंट, जिसको आपने पढ़ा है ना परपेचुटी, उसको ब्लॉक करके रख दिया जाता है। आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा एनपीओ फंड, जिसको आप कहते हो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फंड जो होता है, आप फंड ब्लॉक कर देते हो। वो फंड जो होता है उसको आप ब्लॉक कर देते हो, वहीं से परपेचुटी चलती रहती है चलती रहती है, और हमें लगता है यार ये तो पता नहीं कब से चल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। वो बेटा कभी होगा भी नहीं बंद। तो कुछ ऐसा कर जाओ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। सर अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, अपने लिए कर लो या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा कर दो, इस परपेचुटी का कॉन्सेप्ट समझ के कि साहब उनको 50,000 60,000 जो भी जिसकी जैसी वो है इनकम आना शुरू हो जाए। या फिर आप कह रहे हो महीना 2 लाख रुपए महीना आए, तो उस पैसे को आपने ऐसे इन्वेस्ट करना है, ऐसे इन्वेस्ट करना है कि बस। सर आप खाने खाने की बातें क्यों कर रहे हो, सर मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसलिए मैं खाने पीने की बातें कर रहे हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, खाने पीने की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए और बताइए, बाकी सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में। भाई फाउंडेशन से बाहर भी तो जिंदगी है। बस सर एक ही क्वेश्चन पूछ लेते ना घर वाले, उससे बड़ा दुख होता है हमें कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। बस ऐसा अच्छा संडे का वेट, वेरी वेरी गुड कृतिका। मैं तो कहता हूँ संडे को कोई क्लास नहीं, कोई किताबें नहीं। राठी सर को मत बोल देना कि नागेंद्र सर ऐसे बोल रहे थे, और अपने फुल ऐश मारने का संडे को, ताकि पूरा तैयार हो जाओ अपना। पूरा हफ्ता 6 दिन इतनी मेहनत से काम करो कि संडे का वेट करें। अब देखो मैं भी संडे का वेट कर रहा था, मैं भी दबा के सोऊंगा। मैं भी क्या करूंगा, संडे को तो कुंभकर्ण आ जाता है और मैं दबा के सोता हूँ, और उससे पहले 6 दिन तो है दबा के काम करते हैं बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे सर आप क्या काम करते हो,
बेटा बहुत सारे नोट्स भी बनाने होते हैं, बहुत सारी चीजें भी करनी होती हैं। ये जो आप मेरे बुक तो देख रहे हो असाइनमेंट, सर इस बार संडे को आपके घर बाद मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पार्टी मैं दूंगा आज जब आप अच्छे नंबरों से पास होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पार्टी का मजा तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे, ठीक है ना। एक अलग ही खुशी मिलेगी, आपको मिलेगी, आपके पेरेंट्स को मिलेगी जब आप ग्रोथ करोगे। और एक चीज और, अपना रिजल्ट कभी भी रिश्तेदारों को मत बताना, रिश्तेदारों को या पड़ोसी को, वो तो बेटा वेट करते हैं कि कब मैं इनकी टांग पकड़ के खींचूं, कभी मत बताना। बस जब भी रिश्तेदार पूछो कि क्या चल रहा है बेटा पढ़ाई में, तो बोल देना ये तो नालायक है, हम तो नालायक है, हमें तो साहब कुछ नहीं आता। उससे क्या होगा कि वो जो दो चार ताने देने देने वाले भी होंगे ना, तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। और वरना इतने निकम्मे होते हैं रिश्तेदार, इतने निकम्मे होते हैं, उनको पता नहीं कौन बता देता है कि भैया फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया, इंटर का रिजल्ट आ गया, फाइनल का आ गया, फटाफट से पूछते हैं अरे पूछो ना क्या हुआ तेरा, क्या हुआ। और उस वक्त अगर पास हो जाए तो चलो ठीक है, पास हो जाए तो ठीक है। अगर मान लो गलती से कोई ऊंच नीच हो जाए, बस बेटा बस वहीं पर तो मतलब दिल में भी ऐसी ऐसी गालियां आती हैं कि बस बोल भी नहीं सकते। तो इसलिए रिश्तेदारों को तो दूर ही रहो, हमेशा बोलो जो वो सुनना चाहते हैं। ये दुनिया क्या सुनना चाहती है, आपकी बुराई। तो उसको बोलो ठीक है यार मैं परेशान हूँ बहुत, मैं बस ठीक है, जो रिजल्ट जो भी आएगा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और डेफिनेटली जब आप मेहनत करो तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से बचे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। भाई सास भी कभी बहू थी, सर इसका क्या मतलब हुआ। चाहे सर इनके, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल वाले सही टीचर कृतिका, स्टूडेंट थे चाहे कभी बच्चों कभी। का रिजल्ट कैसा दे, सास भी। जी सर, राठी सर, राठी सर थे क्या अभी। अच्छा राठी सर का तो वही नहीं आ रहा शायद, चलिए कोई बात नहीं। चाहे इनके बच्चों का रिजल्ट, बिल्कुल कृतिका सही कह रहे हो, कुछ भी आए, बट आपको उसमें टेंशन ही नहीं लेनी यार, आप अपना मेहनत करते जाओ, आपको किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है भैया मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ। जैसे ही आप बोल दोगे ना कि जी 12 घंटे पढ़ता हूँ, उसी दिन बेटा नजर लग जाएगी। सर ऐसा भी होता है क्या, पक्का करके देख लेना। और उसके अगले दिन ना आप कोई 7 8 6 घंटा पढ़ोगे, क्योंकि आपने अपना राज खोल दिया 12 घंटे का, ठीक है। सबका मोटो यही है बेटा, मेहनत। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे, सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, बस फर्क इतना है कोई 2 महीने आगे कोई 2 महीने पीछे, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। और जिनको अपनी मेहनत पर भरोसा होता है ना, सर इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, नालायक ऐसी बातें मत करो, ठीक है। मतलब बता के मत पढ़ो कि भैया हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मुंह में रसगुल्ला, थैंक यू पड़ोसी की नजरों में, नहीं ये बात फैक्ट है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ खूब मेहनत करो, हफ्ते भर तक खूब क्लास देखो, खूब बैकअप देखो, खूब प्रैक्टिस करो। कोई दोस्त बोलता है कि चल समोसा खा कर, तो बोलते भाई मेरा कुछ भी बहाना मार दो, मेरा पेट खराब है यार, दिक्कत चल रही है, वो अगली बार से आपको बोलेगा ही नहीं, ठीक है। कोई कुछ कहता रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लासें चल रही हैं आपके पास, क्योंकि जो बोलते हैं ना पड़ोसी होगा, उनके पास तो बेटा करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो वो इधर से उधर चुगलियां करते रहते हैं, ठीक है ना। और रिश्तेदारों का तो आप मेरे से बेहतर ही जानते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। बस ये अपना मेहनत करते जाओ, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको खुद भी मजा आएगा। कभी आपको मजा आया बैलेंस शीट मिलाने में, हाय हे भगवान क्या मतलब सेटिस्फैक्शन, कभी ऐसी फीलिंग आई हो, ओहो भाई साहब, मतलब भाई साहब वो तो फीलिंग जो बैलेंस शीट मिल जाती है, वो तो सारी फीलिंगों से अलग है, सुकून मिलता है बहुत बेटा। वो इसलिए सुकून मिलता है कि आपने उस क्वेश्चन पर मेहनत करी है। आप मेहनत मत करो, एक बार क्वेश्चन फंस जाए आप छोड़ दो उसको, वो ठीक है यार आएगी, मिल जाएगी बैलेंस शीट, क्या होगा, जा ज्यादा नहीं मिली, आपने छोड़ दिया तो आपको मजा भी नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चा करा यार मिलेगी कैसे नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक एक घंटा एक क्वेश्चन में लग जाता है, अरे भाई Yes. निकलता क्यों नहीं है, निकलता क्यों नहीं है। तो वही तो सक्सेस के रेट होते हैं, और क्या होते हैं, इसका मतलब आप डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। अभी आपका काम है भाई, अभी आपका टारगेट है फाउंडेशन का, और अभी आपको कुछ भी काम नहीं है, बस आपको दिखना चाहिए मई मई मई। भाई जो भी करूंगा मई के बाद करूंगा, बस उससे पहले कुछ भी नहीं। शादी पार्टी कहीं नहीं जाना, संडे को है तो आ जाऊंगा 1 आध घंटे के लिए, वो भी देखना पड़ेगा
भाई टाइम नहीं है मेरे पास। अपने लिए सेल्फिश बनो। दोस्त कहेगा चल यार मार्केट में घूमते हैं, कपड़े लेके आते हैं, या ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बिल्कुल भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। संडे है तो थोड़ा घूम लो, थोड़ा बाहर जाके गोलगप्पे खा लिए, कुछ पैसे कर लिया, बट संडे के अलावा नहीं। सर ऑफलाइन कब से चालू है बाबू, ये तो सर ही बताएंगे। बट आपको मजा नहीं आ रहा क्या ऑनलाइन में? आप बताओ मेरे को तो यार इतना मजा आ रहा है ऑनलाइन। सबसे बढ़िया तो इसमें टाइम का कितना सेविंग होता है। मेरे टाइम में मुझसे क्या गलती हुई थी, मैं लक्ष्मी नगर में चक्कर काटता रहता था मेट्रो में, आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर, बस इधर आ गए उधर आ गए, 2 2 2.5 3 घंटे उसी में बर्बाद, उसी में थक गए। हमारे टाइम में ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और फिर वहां पर 500 500 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, और वो पढ़ रहे हैं तो वहां पर 10 15 बच्चे, अरे सर मेरा आंसर मेरा आंसर, मैं उतारता ही रह जाता था और वहां पर आंसर भी आ जाता था। अब सोचो ऐसे में मैं क्या पढ़ाई करूंगा। टीचर से पूछो तो टीचर पे मतलब 15 20 बच्चे, वो क्लास छोड़ता था, सब घेर के खड़े हो जाते थे। तो बताओ कैसे डाउट पूछोगे। ऑनलाइन में कम से कम ये तो है कि आपको बेस्ट स्टडी मिल रही है, और सबसे चीज होती है डेडिकेशन, सकून। अच्छा ये तो पुरानी मैसेज है, तो वही चीज है। तो मेरे को तो लगता है कि भाई फेस टू फेस का ना ज्यादा मजा मतलब मेरे को आया नहीं, सच बताऊं तो। मैं अपना फाइनल का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैंने भी ऑनलाइन अपना क्लास अपने शेड्यूल के हिसाब से, अगर कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो रिपीट करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, बैकअप की फैसिलिटी आपके पास है। बाकी तो सब ये मोह माया है, धक्के खाना ये करना। क्योंकि आपकी बॉडी में क्या करता था, थक जाता था, क्लास लेने में ही थक जाता था, फिर उसमें नींद भी है, भूख भी लग रही है, फिर क्लास की भी आदतें इतनी होती नहीं थी 1 घंटे से ज्यादा। 12th के बाद कभी क्लास नहीं ली, वहां 2.5 2.5 घंटे हो रही है, और एक टॉपिक हल्का सा समझ आता था, हल्का सा, तभी टॉपिक ही खत्म। ले बेटा पढ़ ले तू अब पुराने टॉपिक को पकड़ू या नए को पकड़ू, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता था। यही सिलसिला चलता रहता था पूरे 6 से 9 महीने तक। जी जी बेटा मयंक, मैं फाइनल में हूँ, मैं फाइनल में हूँ। बिल्कुल। तो वही सारी चीजें हैं। तो कहता हूँ ना, सास भी कभी बहू थी। मेरा तो बहुत बुरा हाल था हमारे टाइम में, सीपीटी होता था, बहुत बुरा हाल था मेरा तो वही चीज है। सर कौन सा ग्रुप? सेकंड ग्रुप है बेटा, बस लास्ट चार्टेड बन जाऊंगा मैं भी, और अगले साल लॉयर बन जाऊंगा, ठीक है, एडवोकेट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सेम, साथ भी ऐसे ही है। जन्नत बिल्कुल बेटा सबके साथ होता है, जल्दी बनो। अरे बेटा दावत की क्या बातें करते हो, मैं आपको बिल्कुल पार्टी दूंगा बढ़िया वाली, ऐसी क्या बात है। पर बाबू डेडिकेशन बहुत मैटर करता है, टॉपिक चेंज हो जाता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपके साथ ये होता है कि थोड़ा समझ आता है, टॉपिक चेंज होता है। बाबू कभी मैंने भगाया तो है नहीं। अब बताओ एक ही क्लास में एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बार 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 एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब आप सर कह रहे हो सर आपके साथ नहीं, बाकी मैं मतलब पहले भी पढ़ती थी ना कोचिंग में, मेरे साथ अच्छा यही अच्छा, होता। हाँ तो कोई बात नहीं, आप कोचिंग ऐसी ढूंढो, कोचिंग ऐसी ढूंढो जो मतलब आराम से, मतलब 2 4 दिन में टीचर का ना पता लग जाता है। भाई टीचर, मेरा पर्पस जो है भगाना नहीं है, मेरा पर्पस है बच्चों को बढ़िया से कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा A to Z। अभी कोर्स सिलेबस खत्म कराने का, RTP MTP टेस्ट ये वो सब कराऊंगा, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक है। मेरा काम ही टीचिंग है, अगर मैं टीचिंग से ही ईमानदारी नहीं करूंगा तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या। और ऐसा नहीं है, मेरे पास ईयर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि क्योंकि फाउंडेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि भैया आगे सीए में कितनी मेहनत है। कुछ बंदे तो मतलब जवाब ही दे जाती है हिम्मत के, बस सर खत्म करो सर, आप बहुत अच्छे से, ओह थैंक यू आकाश, थैंक यू बेटा, ठीक है। बट बातें से मेरा ऐसा मानना है कि जब आप रिजल्ट लेके आओगे तब मेरे को ज्यादा खुशी होगी। मेरा काम सर मैथ्स का पेपर इजी आता है या नहीं, बाबू यही आता है। जब आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, यही पेपर आपको इजी लगेगा। मैं तो कह रहा हूं अगर एक ही बार क्लास करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही पेपर आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ा रहे हो वो काफी इजी लग रहा है। अगर बेटा इजी लग रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है मेरे लिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल मैं करा रहा हूँ, जो भी पेपर आता है आपका स्टडी मटेरियल से आता है, उससे बाहर कुछ नहीं आता। स्टडी मटेरियल को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर वो आपको इजी लग रहा है तो बेटा समझ लेना आपके चांसेस, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अगर ये सब आपको इजी लग रहा है तो। वरना बच्चों के इसी में हाथ पांव फूल जाते हैं।
मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ। फाँव क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि टीचर को बस सिलेबस खत्म करना होता है, दर 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 क्वेश्चन करा देगा, चाहे आपको उसमें से 10 बच्चों को समझ आ रहा होता है, 40 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो मेरा पर्पस यहाँ पर आपको समझाना है, ना कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना। सिलेबस खत्म करना होता तो बेटा ज्यादा नहीं है, कम से कम 2.5-3 महीने का सिलेबस होता है। एक दिन में कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास लेके खत्म करा दूंगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि कब खत्म हो गया। बस सिलेबस खत्म कराना मोटो थोड़े ना हमारा कि सर सिलेबस खत्म करा दिया बात खत्म। आप पास हो गए, आपका रिजल्ट आएगा, तभी तो बात बनेगी ना। हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पास कराने की ताकत होनी चाहिए टीचर में। बस टीचर क्या मांगता बच्चों से कि बेटा बस प्रैक्टिस, थोड़ी प्रैक्टिस तो बाबू चाहिए चाहिए, चाहे वो आप अकाउंट्स की बात कह लो, या आप मैथ्स की बात कह लो, या फिर लॉ की बात कह लो। और मैं तो कहता हूँ लॉ का पेपर भी ना रीड मत किया करो, उसको भी लिख लिख के याद किया करो कि भैया ऑफर कितने तरह के होते हैं, ठीक है, क्या गुडविल के केस में क्या होता है, उसमें केस स्टडी भी आती है कई बार। अगर आपको बाबू कृतिका इजी लग रहा तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बाकी बच्चों से भी कुछ सुनना चाहता हूँ भाई, बाकी बच्चे भी कुछ बोलेंगे। पढ़ाई तो हम रोज ही करते हैं। लो जी लो, जन्नत भी गायब। अच्छा मयंक, बाकी किसी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, जो चैप्टर घबरा रहा हो, टेंशन हो रही हो, किसी कोई और बच्चा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि वो मैथ से हो। देखो स्ट्रेटेजी लगानी होती है। क्वेश्चन इजी हो रहे हैं, टाइम वैल्यू मनी के, मतलब दिक्कत है विशाखा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? क्वेश्चन इजी हो रहे हैं, आप पूछ रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, बता रहे हो बेटा या पूछ रहे हो? नो सर दिक्कत नहीं है, ओके चलिए, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि दिक्कत नहीं है। बाबू मैं दिक्कत आने भी नहीं दूंगा किसी चैप्टर में, बिल्कुल भी किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी 1 या 2 महीने के बाद, जब चीजें थोड़ी सी धुंधली होने शुरू हो जाएंगी, तो उसको धुंधला होने ही नहीं देना है। आपने संडे मंडे लिख देना है। 10 कॉन्सेप्ट है, एक एक दिन में 1-2 कॉन्सेप्ट भी मजा आ रहा है करने में, वेरी गुड। राधा, आपका जो आंसर आता है वो सबसे पहले आता है, हालांकि भावेश का भी आंसर पहले आता है, बट आपके आज सबसे पहले आए थे। इससे ये पता चलता है कि आप कितना सीरियस हो अपने करियर के लिए। ठीक है, और जितना बेटा लीन हो गए ना, लीन का मतलब समझते हो? मगन होना, मगन होना, मैथ्स में डूब जाना, एकदम मैथ्स में डूब जाना, अकाउंट्स में डूब जाना, लॉ के अंदर डूब जाना, तो देखो आपको मजा अपने आप ही आने लगेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपका दिन ही नहीं बीतेगा, ऐसा भी टाइम होता है। चलो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बस बहुत पका लिए, चलो सर अब मैं भी चलता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ तक सर डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? मयंक बाबू, मैं तो देखो रूटीन तो यही होना चाहिए कि सुबह आप कहते हो मैं सर 4 बजे 5 बजे उठता हूँ, अच्छी बात है अगर आपको दिन में कोई परेशानी नहीं होती है नींद से, क्योंकि मैं नहीं उठ सकता, मैं 9 बजे उठता हूँ। दिन का रूटीन जो होता है ना, वो कैसा होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी आपकी तरह यूज ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं बाबू 1.5 घंटा पढ़ता हूँ, सर सर तो नहीं है ना, राठी सर कहीं बाद में मुझे डांट मारे। मैं सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ता हूँ, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ, फिर 1.5 घंटा पढ़ता हूँ, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ, फिर 1.5 घंटा पढ़ता हूँ, फिर आधे घंटे पढ़ता हूँ। अब ये तो मेरा रूटीन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपका भी हो। आप अपनी कैपेसिटी को चेक करना, हो सकता है आप आधे घंटे में उब जाओ, तो लड़ना नहीं है, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है। आधे घंटे को कन्वर्ट करो 35 मिनट में, 35 मिनट को फिर दूसरे दिन कन्वर्ट करो 40 मिनट में, 40 मिनट को कन्वर्ट करो 45 मिनट में। ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये मेरा डेली रूटीन है। एक्सरसाइज भी करनी चाहिए हल्की फुल्की, ठीक है, एक्सरसाइज करो, और बाहर का खाना तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड ही करो। ठीक है ना, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे? अब जैसे कि आप, हो सकता है आपकी हैबिट 2-2.5 घंटा पढ़ने की हो एक बार में, हो सकता है ना, तो मेरी तो भैया 1.5 घंटा की है, तो मैं अपनी कैपेसिटी हर किसी को पता होता है। और प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। ये तो सीए का पहला असूल है कि भैया प्रैक्टिस तो मस्ट है। बाकी कोई बच्चा कुछ बात बताना चाहे, शेयर करना चाहे, कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहे स्टडी से रिलेटेड?
कोई बच्चा स्टडी से रिलेटेड कोई बात शेयर करना चाहे जो दिक्कत कर रही हो, क्योंकि बेटा जब दिक्कत होगी तो सोल्यूशन भी तभी होगा। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से करते जाओ। मई का हमारा बैच है। सर मेरी दिक्कत ये है कि मैथ के अलावा अगर मैं कोई बुक लेता हूं तो ये सोचता हूं कि इसमें मैं क्या कर। बाबू आपका ये नहीं है ना कि मैथ से ही पास नहीं बात बनेगी ना। आप ये सोचो मयंक कि मैथ से ही अगर आप पास होते तो बाकी सब्जेक्ट्स ये क्यों रखता। वो चाहता है सारे सब्जेक्ट में आपसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले, और ये इंटरेस्ट क्रिएट होगा धीरे धीरे। एक्चुअली क्या होता है ना, आप लेक्चर के तले अपने आप को दबा लेते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो टाइम लेक्चर तो चल रहा है अपनी स्पीड से, बट आप उसका इनपुट नहीं दे रहे अपने, मतलब उसमें तालमेल नहीं बिठा पा रहे। तालमेल समझते हो ना, टाइम टेबल का तालमेल। अरे नहीं देखी जाती तो मना कर दो सर को कि सर नहीं देखी जा रही इतनी सारी क्लास, हम आराम से देख लेंगे। सर तो बैकअप देते हैं और कभी मना थोड़ा ना करते हैं सर बैकअप देने के लिए। कभी शायद बैकअप, मतलब कहने का मतलब ये है क्लास कम देखो और अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस काम की है। क्लास तो सिर्फ आप इसलिए देख रहे हो भैया आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो सर इजी करके समझा रहे हैं। अब बताओ इससे अच्छी फैसिलिटी कहाँ मिलेगी। अब मान लो आपका सिलेबस खत्म हो गया मैथ्स का, फिर क्या आप हाथ पे हाथ धर के बैठोगे, फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। सारी पढ़ी हुई चीजें उन्हीं को रिवाइज करते रहो, रगड़ते रहो कॉपी पर, रगड़ते रहो रगड़ते रहो। इसकी स्पीड आपको पता चलेगा सर रगड़ने से क्या होगा। आपको एग्जाम में इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। आपको डिजिट तक ना याद हो तो मेरे को बोल देना कि सर मेरे को तो डिजिट तक भी याद होता है ऐसा, वो प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स के अलावा, इसका मतलब ये है कि मैथ्स आपको समझ आ रहा है, इसलिए आपको मैथ्स अच्छा लग रहा है। अगर मैथ्स भी अगर सर दर्द करता ना तो आप मैथ्स की किताब भी उठा के फेंक देते। तो बेटा इंटरेस्ट क्रिएट करो धीरे धीरे। ठीक है, आपको सिर्फ मैथ्स में ही पास नहीं होना, लॉ में भी पास होना है और अकाउंट्स में भी पास होना है। ठीक है, तो अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो आप क्लास को लेके, अपना शेड्यूल अपने हिसाब से। भी आपके पास कुछ काम तो है नहीं, काम नहीं है ना। 12th के पेपर का आपका रिजल्ट आ गया होगा, अब आपका टारगेट मई का है, तो आप अपना सबसे पहले तो शेड्यूल बनाओ सर की क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अपने आप को चेक करो कि मैं कितने घंटे बाद ऊब जाता हूं। माइंड की एक लिमिट होती है, जैसे मैंने बताया मैं 1.5 घंटा तक ही बैठ सकता हूं, उसके बाद भैया आधे घंटे का रेस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 1.5 घंटा, हालांकि आप 2 घंटे भी पढ़ सकते हो, कोई बच्चा 2 घंटे में ना उबता हो। उबने का मतलब है कि मन से एकदम बढ़िया तरीके से डेडिकेटेड होके यार यार मजा आ रहा है वैसे। अरे भाई तले पे दबे रहे, सर दर्द हो रहा है और नहीं कम से कम टारगेट पूरा करूंगा 2.5-3 घंटा। अरे भैया 1.5 घंटा ढंग से पढ़ लेगा, 1.5 घंटा बुरी तरह से अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो उससे अच्छा तो बंद ही कर दो किताब। बंद करने के बाद थोड़ा इधर उधर फ्रेश होके फिर आप माइंड से रिलैक्स होके बैठो। मैं नींद का बड़ा कच्चा हूँ भैया, नींद से मेरे को बड़ी दिक्कत होने लगती है। तो मैं क्या करता हूँ मैं भैया, हालांकि संडे के दिन मैं दबा के सोता हूँ, मैं डेली 12-1 बजे 12-1 बजे सोता हूँ और सुबह 8-9 बजे 9 बजे उठता हूँ मैं। और उसके बाद लगातार क्लास भी चलती होती है, अपना खुद भी पढ़ना होता है, तो और भी सारे काम होते हैं। तो बेटा ये तालमेल बिठाना पड़ेगा। अभी तो आप कुछ मत करो, मई तक अपने आप को बंद कर लो अपनी क्लासेस के और अपने बीच में तालमेल बिठाओ, चीजों को समझना स्टार्ट करो कि यार ये किया था ये किया था। अगर हो सकता है आपको ऐसा भी हो कि आप अकाउंट्स में पीछे चल रहे हो, मैथ्स में ठीक चल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में ठीक चल रहे हो तो अकाउंट्स को पहले उस लेके आओ। हो सकता है लॉ में पीछे चल रहे हो, लॉ को वहां तक लेके आओ। तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे लेके जाएंगी। और कोई डाउट किसी बच्चे का? जन्नत, राधा, जिम्स, सरबजीत, विशाखा। आज वैसे ही जनरल बातें कर रहा हूँ कि भाई बच्चों की तैयारी चल कैसी रही है, पूछ तो लेंगे जरा। चलिए सरबजीत कहते हैं यस कोई दिक्कत नहीं है, जिम्स और राधा, विशाखा ओके यस। चलो बेटा जनरल बातें भी बहुत हो गई, बाकी कोई डाउट लगे किसी भी सब्जेक्ट में, सॉरी किसी भी सब्जेक्ट में मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड के सर ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब तक आप बाबू प्रॉब्लम नहीं बताओगे उसका सोल्यूशन कैसे देखोगे। जब प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन भी तो तभी होगा ना। या हो सकता है आप होमवर्क के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्लास ही इतनी होती है, क्लास करते करते ही थक गए, होमवर्क नहीं करा तो वो क्लास ही बेकार है। वो क्लास ही बेटा बेकार है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो समझ लेना वो क्लास आपकी जीरो है।
अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो मैथ्स का, अकाउंट्स का, तो आप समझ, होमवर्क तो बेटा समझ लो मस्ट है। होमवर्क तो तुम्हें दुनिया इधर की उधर हो जाए, बेशक क्लास कम कर दो, लेकिन होमवर्क तो मस्ट है। मैं देखता हूँ कई बार संडे के दिन भी फंस जाते हैं बच्चे, क्लासेस चल रही होती है, मैसेज आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो संडे को अपने, मेरा ऐसा मानना है कि संडे को यार फ्री रखा करो, माइंड को भी थोड़ा सा ना, माइंड तैयार हो जाता है अगले दिन के लिए कि यार नहीं, पूरे हफ्ते मेहनत करनी है। माइंड को समझाना पड़ता है कि नहीं यार मेहनत करनी है। और माइंड को तो मजे की तरफ भागेगा, वो तो कहेगा मत पढ़ना यार, चल घूम के आते हैं। और एक बार आप माइंड को चुप करा दोगे, तू बैठ और तू चुप बैठ, फिर वो वही करेगा जो आप कहोगे। क्योंकि माइंड को तो सिर्फ मजा चाहिए, पढ़ाई में मजा थोड़े ना है, पढ़ाई में तो सिर दर्द है। और मजा आएगा, मूवी देख लेते हैं, चल बाहर के गोलगप्पे के चटपट्टे कर लेते हैं, उसमें मजा आएगा, या गेम खेल लेते हैं, गाने सुन लेते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। माइंड को आप एक दो बार बोलोगे ना, तो वो ट्रेंड हो जाएगा उसी हिसाब से, उसको पता है भाई पढ़ने का टाइम है, तो फिर पूरा फोकस लगाएगा। अब आप अपनी कैपेबिलिटी चेक करना कि भाई आपकी कैपेबिलिटी 1 घंटे की है, या 2 घंटे की है, या 3 घंटे की है, 4 घंटे की है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये सारी चीजें। चलिए बाबू, मैं क्लास फिनिश करता हूँ, आज जनरल बातें कुछ ज्यादा ही हो गई, ठीक है। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाकी कोई भी डाउट Bye, लगे तो आप Bye, पूछ sir. लेना बिना हिचकिचाहट के, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आप में इम्प्रूव हो जाए, कुछ प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव करना ही हमारा अगला स्टेप होता है। जैसे आप कह रहे हो डेली रूटीन के बारे में, तो ये बेटा अपने हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक बंदा अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। आप अपने आप को समझ लो पहले, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहता हूँ भाई, नींद का बड़ा कच्चा हूँ, नहीं सो पाता, तो भाई मैं फिर आराम से संडे के दिन सोने के लिए रखा हुआ है बेटा। संडे उस दिन मैं शायद क्लास भी नहीं रखता, रखता भी तो शायद प्रेशर में रखनी पड़ जाती है। चलिए बाबू, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.